आज वारदात की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली दास्तान से। पति पत्नी के पाक रिश्ते को तार तार कर देने वाली वारदात की एक कहानी है ही कुछ ऐसी जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हमारा दावा है कि एक कहानी देखने के बाद आपको महाभारत की याद आ जाएगी। दरअसल यह कहानी है एक ऐसे कलयुगी पति की जिसने जुए की एक चाल जीतने की गरज से अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। यकीन नहीं आता? आप खुद देख लीजिए। मामा श्री, छह मामा श्री, पौ 12 मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। 9! द्वापर युग का ये प्रसंग आज भी कोई नहीं भूला होगा। अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। यही उन तमाम वजहों में से एक है जिससे महाभारत के होने का बहाना मिला। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। सब कुछ हार जाने के बाद किस्मत का आखिरी दांव इस तरह खेलने की शुरुआत भी उसी दौर में सबसे पहले नजर आई। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। यही वो प्रसंग था जिसने भाइयों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया था। द्वापर युग में शुरू हुआ ये किस्सा महाभारत के साथ ही खत्म भी हो गया था। लेकिन जुए में बीवी को दांव पर लगाना और उसे हार जाने का सिलसिला आज के कलयुग में भी कायम नजर आ रहा है। बदकिस्मती जिसका बिस्तर बन जाए उसे आराम की नींद कहां आती है। आवाज सुनाई दे न दे, ऐसे शख्स की हर करवट में एक दर्द छिपा होता है। ऐसी ही एक बदनसीब औरत आपके सामने है। ये आज की द्रौपदी है। यहाँ इसका नाम जानना उतना जरूरी है जितना ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी किस्मत में इसकी जिंदगी के साथ ही कितना बेरहम दांव खेला। इसकी असली पहचान छुपाकर हम यहाँ इसे एक नाम भी दे रहे हैं, पूजा। बातों और इसके साथ हुए गुनाह का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले पूजा के मुंह से उस गुनाह का खुलासा सुन लीजिए। आपको जुए में हार गए थे? हाँ जी। बताइए। मुझे जुए में हार गए थे। आपके पति? हाँ जी, मुझे जुए में हार गए थे। आपके पति? हाँ जी। आइए अब आपको उस कलयुगी युधिष्ठिर से भी मिलवा देते हैं जिसने अपनी जुए की लत की वजह से अपने घर की जीनत को सारे बाजार नीलाम करने की कोशिश की। जी हां, दीपक ने ताश के चंद पत्तों की चाल पर अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। ये तस्वीर कलयुग के युधिष्ठिर की है। असली नाम है दीपक। द्वापर के युधिष्ठिर पर इतना ही कलंक लगा था कि उसने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को पासों के खेल में दांव पर लगा दिया था। लेकिन इस दीपक के नाम इतना संगीन कलंक खुद इसकी पत्नी पूजा ने लाया है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे जुए में हार गए थे। पूजा का इल्जाम है कि उसके इस कलयुगी पति दीपक ने जुल्म और बेशर्मी की इंतहा कर दी थी। शादी के बाद उसके साथ मारपीट करना तो आम बात थी। मारपीट करते थे। मेरे को 4-5 महीने थे, उन्होंने मारपीट के मैं जीने पे पिघला दी। मारपीट का मेरा बच्चा गिर गया। लेकिन एक रोज वो उसे जुए के दांव पर लगाकर हार गया। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की इंतहा उस वक्त हो गई जब उसने अपनी ब्याहता को
अपने ही बहनोई के हवाले कर दिया। तो उसने इसी गैल बदतमीजी करी, अपने जीजा बुलाकर इसको हाथ पकड़ा दिया। इस लड़की ने वो बात मुझे छिपा कर रखी बहुत दिन तक, इसने नहीं बताई, खेलती रही है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल ले जाकर जुआ में रख आया, जुआ में रख दी, हार गए मतलब जुआ में। तो वो 2-4 जने इसके घर पे आए, घर पे आकर लिया। इसने तो हमारे पास फोन नहीं किया, मतलब किसी पड़ोसी ने फोन किया। जब पूजा के बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो उसने अपने जालिम पति का किस्सा अपनी पड़ोसन को सुना दिया और पड़ोसी की मदद से जब वो अपने मायके लौटी तब जाकर उसकी इज्जत लुटने से बच सकी। एक मेरी पड़ोसन आई, मैंने उसको बताया कि मैं ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो पड़ोसन ने मेरे माँ बाप के पास फोन करा। जब वो आए कि मैं सास ससुर को बताती, वो तो मेरा फोन नहीं करते, वो उल्टी सीधी पास ना देते, इसलिए मैंने पड़ोसन से बताई किसी से। ये सारा वाकया दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जाचा थाना क्षेत्र में आने वाले जमशेदपुर गांव का है। पूजा ने किसी तरह अपनी आबरू और जान दोनों बचा ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे पूजा और उसका परिवार बुरी तरह सदमे में है। कुछ नहीं कहा, वे घर पे लेके मुझे आगे सीधे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूजा की शिकायत सुनकर दादरी पुलिस भी चौंकी, लिहाजा उसे हिम्मत देने के लिए पुलिस ने पूजा की शिकायत क्रमबंद भी कर ली। लेकिन पूरे मामले में पुलिस ने अपनी चुप्पी भी नहीं तोड़ी। गरुड़ मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अमृतसर में गुंडागर्दी का एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहां गुंडों ने सरे बाजार पंजाब पुलिस के एक एएसआई की हत्या कर दी। एएसआई रविंदर अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध कर रहे थे, जिस पर गुंडों ने उन्हें गोली मार दी। हैरानी यह कि मौका वारदात से चंद कदमों की दूरी पर ही है पुलिस का थाना। गुंडागर्दी का खतरनाक नजारा देखने के बाद अमृतसर के लोग बेहद गुस्से में हैं। यहां पुलिस वालों का भी जमावड़ा लगा है। खाकी वर्दी वाले भी सदमे में हैं, क्योंकि इस बार गुंडागर्दी का शिकार खुद एक पुलिस वाला हुआ है। अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वालों से विरोध जताना यहां के एएसआई रविंद्र पर बहुत भारी पड़ा। गुंडों ने सरे बाजार गोली मारकर रविंद्र की हत्या कर दी। रंजीत सिंह राणा एंड तरमवीर सिंह एलियस Tama. These two have been arrested. And the other two, Gulbir Singh Bira and Sandeep alias Sunny, they are still absconding. ये पूरा वारदात बताता है कि अमृतसर में गुंडों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। दरअसल एएसआई रविंद्र की बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती है। रास्ते में कुछ मनचले उसे रोज तंग करते थे। इसकी शिकायत जब उसने अपने पिता से की तो बुधवार को रविंद्र उसे साथ लेकर ट्यूशन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें फिर वही गुंडे मिल गए। रविंद्र ने जब बात करनी चाहिए तो गुंडों ने उन पर गोली चला दी। मामला इतना ही नहीं, गोली लगने के बाद एएसआई रविंद्र एक दुकान में छिप गए, जिसके बाद गुंडे वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुंडे राइफल लेकर वापस लौटे और रविंद्र को ढूंढकर फिर से उस पर गोलियां बरसा दी। पता नहीं कल की गलबात हुई है, मैनू कोई पता नहीं। मैं ते घर ही बैठी लुटी गई हां ते मेरा हक जड़ा मैनू बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। इस घटना के बाद शहर की चरमराती कानून व्यवस्था की कहानी सबके सामने आ गई। सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। प्रोटेक्शन पर्सन के ऊपर भी ऐसी इंसिडेंट्स किए जाए, उसके परिवार के बेटी के साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाएं, तो इससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं। एक तो पूरी तरह डिमोरलाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, डर भय का जो एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है। नंबर 2, जो पुलिस फोर्सेस है इनमें भी पूरी तरह से डिमोरलाइजेशन होगी। सबसे पहली बात यह कि इतनी देर तक सरे बाजार गोली चलती रही, लेकिन कोई पुलिस वाला वहां क्यों नहीं पहुंचा? इतना ही नहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को मौके पर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त कैसे लग गया? अमृतसर के लोगों के मुताबिक हमलावर का एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति से संबंध है। इस घटना के बाद जनता में बेहद गुस्सा है। जिस तरह से एएसआई रविंद्र की हत्या की गई, उससे साफ पता चलता है कि अमृतसर में कानून व्यवस्था कितनी जर्जर हो गई। तेजवंत सिंह चब्बा, अमृतसर, आज तक। सुखदेव सिंह नामधारी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है और क्राइम ब्रांच
नामधारी के 32 साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। यूं तो छतरपुर शूटआउट केस की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरदीप को कत्ल करने की जो साजिश नामधारी ने रची थी, क्या पोंटी को इस साजिश की खबर थी या नहीं? नामधारी ने पोंटी के भाई हरदीप के कत्ल का ब्लूप्रिंट बनाया। खुद पर हमला होता देख हरदीप ने दोनों हाथों से चलाई गोलियां। नामधारी ने खालसा सेना के 32 हथियारबंद लोगों के साथ किया था हमला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को छतरपुर शूटआउट की तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है। अब तक की जांच के मुताबिक छतरपुर के फार्म हाउस नंबर 42 पर कब्जे के दौरान पोंटी के भाई हरदीप के कत्ल की पूरी तैयारी करके ही सुखदेव सिंह नामधारी दिल्ली आया था। यही वजह है कि फार्म हाउस में घुसते ही नामधारी के आदमियों ने वहां मौजूद लोगों पर बगैर किसी बातचीत के हमला बोल दिया था। और जब ये देखकर हरदीप ने फायरिंग की तो नामधारी ने सचिन त्यागी की गन से हरदीप को गोली मार दी। नामधारी ने पुलिस के सामने कबूला है कि हरदीप के कत्ल की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। अब क्राइम ब्रांच की टीमें नामधारी के 32 साथियों की तलाश में यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल के सिरमौर जिले के पवंटा साहब में छापेमारी कर रही है। पुलिस का मकसद इस हमले में इस्तेमाल की गई उन तलवारों, लाठियों और राइफलों को बरामद करना है जिनका इस्तेमाल नामधारी के साथियों ने कब्जे के दौरान किया था। पुलिस की टीमें सुखदेव नामधारी के मामा और बेटे के भी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस नामधारी से ये उगलवाने की कोशिश में है कि उसने पोंटी के करोड़ों रुपए को कहां-कहां इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हरदीप को मार गिराने की प्लानिंग में खुद पोंटी भी शामिल था या पोंटी भी नामधारी के इन खतरनाक इरादों से बेखबर था। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और दिल्ली पुलिस की टीम ने अदालत में ये माना भी कि छतरपुर शूटआउट का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरदीप को मारने की साजिश पोंटी को पता थी? कैमरामैन संजय खान के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। गीतिका मामले का अहम गवाह चांद शिवरूप कहां है? पुलिस कह रही है उसे नहीं पता, वो ढूंढ रही है। पिता कह रहे हैं कि 27 नवंबर को पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? क्या है शिवरूप का सच? कहां गायब हो गया शिवरूप? क्या पुलिस कुछ छिपा रही है? गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले का अहम गवाह चांद शिवरूप पिछले 27 नवंबर से गायब है। चांद शिवरूप को पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में चांद शिवरूप को कोर्ट से बेल मिल गई थी। दरअसल चांद शिवरूप गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में सरकारी गवाह बन चुका था। जाहिर तौर पर वो पुलिस के लिए बेहद अहम था, लेकिन 27 नवंबर को चांद शिवरूप के पिता ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनका बेटा गायब है। शिवरूप के पिता हरमिंदर सिंह ने कहा कि 27 नवंबर को रोहिणी कोर्ट के बाहर से उनके बेटे शिवरूप को पुलिस वाले कुछ पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गए। उसके बाद से ही शिवरूप का कुछ भी पता नहीं है। हरमिंदर पुलिस पर उनको परेशान करने का भी आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि शिवरूप का पासपोर्ट पुलिस ने ले रखा है। मेरे बेटे को उसने अपना MDLR में जॉब करता था, जॉब छोड़ चुका था। उस टाइम में इसने कोई मेल की थी अपना लैपटॉप से, वो मेल के वजह से कहते हुए ये गलत थी, उसकी वजह से पकड़ा। किसको मेल की थी? ये गीतिका जिसने सुसाइड की है, उस लड़की को उस टाइम की थी 2-2.5 साल पहले, ऑफिस के कहने पे। अपना इसकी HR थी अरुणा चड्डा। अब कहाँ है आपका बेटा, कहाँ है? ये मेरे को पता नहीं, लेकिन पुलिस ने और मीडिया में, अखबार में मैंने पढ़ा अभी वो USA में। लेकिन पुलिस हरमिंदर की इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि शिवरूप सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था। वो पुलिस की मदद की बात कह रहा था,
ऐसे में उसके पासपोर्ट को जब्त करने की बात ठीक नहीं। पासपोर्ट इसका क्यों नहीं सीज किया गया था? हाँ जी, पासपोर्ट इसका क्यों नहीं सीज किया गया था? पासपोर्ट सीज करने की कोई बात नहीं, कैसा सीज करेंगे? पासपोर्ट बेल में है, शिवरूप सरकारी गवाह था, लेकिन उसके भाग निकलने के बाद इस केस में पुलिस को जबरदस्त झटका लगा है। पुलिस अधिकारी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि शिवरूप के न मिलने से इस केस पर क्या असर पड़ेगा। पुलिस का वारदात में फिलहाल